हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम अरिथमेटिक के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके आरआरबी क्लर्क के लिए, एसबीआई क्लर्क के लिए, आईबीपीएस क्लर्क के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो प्लीज अगर अब तक आपने इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन का क्वालिटी का कंटेंट नहीं देखा है तो प्लीज गाइस एक बार देख लीजिए। मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी काफी अच्छे क्वालिटी में डिटेल वे में पढ़ा दिया है। इतने डिटेल वे में आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको सॉल्व करने के लिए मैं टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो सबसे पहले नेम आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे टाइम आ जाएगा, सबसे बीच में क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, एंड यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एफिशिएंसी मिल जाएगा। ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, एक्स यहाँ पे 10 डेज में काम कंप्लीट करता है, ठीक है। एंड वाई यहाँ पे 15 दिन में काम कंप्लीट करता है। तो वाई के सामने टाइम के डेट में मैं 15 बना देता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे दे वर्क फॉर 5 डेज, दोनों ने मिलकर 5 दिन काम कंप्लीट किया है। रेस्ट वर्क वॉज फिनिश्ड बाय जेड इन 2 डेज, ठीक है। बाकी का जितना भी रिमेनिंग वर्क है वो जेड ने 2 दिन में कंप्लीट किया है। इफ दे गेट 3000 रुपीज फॉर होल वर्क, द डेली वेजेस ऑफ वाई एंड जेड टुगेदर इज। तो उनके डेली वेजेस निकालने हैं, ठीक है, मतलब पर डे के वेजेस निकालने हैं, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क क्या होता है गाइज, ये जो टोटल वर्क है ना, ये इन दोनों का एलसीएम होता है। यहाँ पे एक्स के डेज का एंड वाई के डेज का क्या होता है, वाई के डेज का यहाँ पे एलसीएम होता है, ठीक है। तो 10 एंड 15 का एलसीएम क्या आता है भाई, 30 आता है। 10 एंड 15 का एलसीएम क्या आता है, 30 आता है। मतलब 10 के भी टेबल में आना चाहिए, 15 के भी टेबल में आना चाहिए। ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ, सबसे पहले तो 10 लीजिए, उसके बाद 15 लीजिए। सबसे पहले इनका रेशियो ले लीजिए। तो रेशियो मुझे क्या मिल जाएगा, 2:3 रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। एंड कोई भी एक ऐसे प्रोडक्ट कर लीजिए। तो 15 × 2 क्या आता है, 15 × 2 30 आता है। एंड 10 इंटू आप 3 भी करोगे, 10 इंटू आप 3 भी करोगे तो भी मुझे क्या मिल जाएगा, तो भी मुझे 30 मिल जाएगा। तो कोई भी एक करना है कैलकुलेशन जो आपको इजी चला जाए। 10 × 3 भी कर सकते हैं, 15 × 2 भी कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इनके टेबल में भी आना चाहिए, 10 के भी टेबल में एंड 15 के भी टेबल में आना चाहिए। एंड सबसे कम से कम से नंबर होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन हमें इजी करनी है। वैसे तो यहाँ पे 60 भी आता है, ठीक है, 90 भी आता है, 120 भी आता है, 150 भी आता है, ठीक है, 1000 भी आता है। बट गाइज यहाँ पे हमें सबसे मिनिमम चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन हमें डिफिकल्ट नहीं करनी है। जितना बड़ा नंबर कंसिडर करोगे उतनी ज्यादा डिफिकल्ट आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, टोटल वर्क तो 30 यूनिट मिल गया। तो टोटल वर्क को अगर मैं टाइम पीरियड से डिवाइड करूंगा, टोटल वर्क को अगर मैं टाइम पीरियड से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, मुझे एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे 30 को 10 से डिवाइड करूंगा, मतलब टोटल वर्क को x के टाइम पीरियड से डिवाइड करूंगा, तो मुझे x की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। 30 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 3 यूनिट मिल जाएगी, ठीक है। एंड अगर मैं टोटल वर्क को y के एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा, y के टोटल वर्क टोटल टाइम से डिवाइड करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी, y की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो 30 डिवाइडेड बाय 15 मुझे क्या मिल जाएगा, 2 यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 यूनिट एंड यहाँ पे 2 यूनिट मिल गया। इतना सभी को समझ में आ गया। इसका मतलब एक्स एंड वाई की एफिशिएंसी निकाल ली मैंने इस फार्मूला से कि टी इंटू टाइम इंटू एफिशिएंसी क्या आता है, वर्क आता है, ठीक है। टाइम इंटू एफिशिएंसी वर्क आता है, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क अपॉन क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चेक करते गाइस, आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे जो एक्स एंड वाई है इन्होंने 5 दिन मिलकर काम किया है। अगर गाइस 5 दिन मिलकर काम किया है तो x 5 दिन में एंड y 5 दिन में, तो टोटल की एफिशिएंसी ऐड करूंगा मैं तो मुझे कितने मिल जाएंगे, 5 यूनिट मिल जाएंगे। तो 5 यूनिट टोटल की एफिशिएंसी मिल गई। दोनों मिलके कितना काम कंप्लीट करते एक दिन में, 3 यूनिट प्लस 2 यूनिट 5 यूनिट, ठीक है। दोनों मिलके 5 यूनिट काम कंप्लीट करते हैं एंड दोनों मिलके 5 डेज काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एफिशिएंसी इंटू टाइम, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा एक सेकंड, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 5 यूनिट है एंड यहाँ पे 5 यूनिट के साथ साथ क्या है, 5 यूनिट है, ठीक है। 5 यूनिट इनकी क्या है, एफिशिएंसी है। एंड 5 यूनिट कितने दिन तक काम कंप्लीट करते हैं, वो 5 दिन तक दोनों मिलके काम कंप्लीट करते हैं। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम, 5 यूनिट 5 दिन तक, एफिशिएंसी इंटू टाइम मतलब टोटल वर्क। तो मुझे कितना मिल जाएगा गाइस, मुझे यहाँ पे टोटल वर्क कितना मिल जाएगा, 25 यूनिट मिल जाएगा। मतलब 25 यूनिट 5 दिन में काम कंप्लीट हो गया। टोटल काम कितना है, 30 यूनिट का है, उसमें से 25 यूनिट तो चला गया, तो कितने यूनिट बचेंगे, 5 यूनिट बचेंगे। 5 यूनिट बचेंगे, ठीक है। कितना काम बचा गाइस,
काम यहाँ पे 5 यूनिट बचा। काम यहाँ पे 5 यूनिट बचा, इसका मतलब वर्क यहाँ पे 5 यूनिट बचा, ठीक है? वर्क 5 यूनिट बचा, जो कि जेड 2 दिन में कंप्लीट करता है। जेड कितने दिन में कंप्लीट करता है? जेड 2 दिन में कंप्लीट करता है। इसका मतलब अगर मैं टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करूंगा, तो मुझे जेड की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो जेड की एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी गाइस? मुझे 2.5 यूनिट मिल जाएगी। या फिर 5/2 लिख सकता हूँ मैं, या फिर 2.5 लिख सकता हूँ, ठीक है? तो जेड की एफिशिएंसी, इन तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो क्या मिल जाएगा? एक्स की एफिशिएंसी, वाई की एफिशिएंसी एंड जेड की एफिशिएंसी, ठीक है? तो एक्स की 3, 2 एंड 2.5, तो दोनों को, एवरी तीनों को मैं 2 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे एक्स का रेशियो क्या मिल जाएगा? 6:4 इस टू क्या मिल जाएगा? 6:4:5 मिल जाएगा, ठीक है? ये क्या मिल जाएगा? इसके एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा। इसके एफिशिएंसी का रेशियो मुझे ये मिला है। अब आगे क्या दिया गया है? यहाँ पे आगे चेक कर लेते हैं। आगे दिया है, इफ द गेट अगर मैंने एफिशिएंसी को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया है ना, तो टोटल वर्क को भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 6 मिल जाएगा, यहाँ पे 6, 4 एंड 5 मिल जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 6, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 5 मिल जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस? किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड टोटल वर्क भी यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 60 यूनिट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आ रहा था, एंड पॉइंट में वैल्यू हमें नहीं चल सकता क्योंकि कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाते। तो गाइस क्वेश्चन में दिया है कि इफ दे गेट 3000 फॉर अ टोटल वर्क, ठीक है? द डेली वेजेस ऑफ एक्स एंड वाई, टोटल वर्क के लिए 3000 दिए। टोटल वर्क कितना हुआ है गाइस? टोटल वर्क 6 के एफिशिएंसी से एक्स कितने दिन काम कंप्लीट करता है? 6 के एफिशिएंसी से एक्स 5 दिन काम कंप्लीट करता है, ठीक है? मतलब 6 इंटू 5 मिल जाएगा मुझे। वाई भी कितने दिन काम कंप्लीट करता है? वाई भी 5 दिन काम कंप्लीट करता है, इसका मतलब 4 इंटू 5 मिल जाएगा। जेड कितने दिन काम कंप्लीट करता है? जेड 2 डेज काम कंप्लीट करता है, ठीक है? तो टोटल वर्क इसने कितना किया है? टोटल वर्क इसने, मतलब एक्स ने टोटल, पूरे टोटल वर्क में से एक्स ने कितना पार्ट कंप्लीट किया है? 6 इंटू 5 मतलब यूनिट है, एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इंटू मैंने क्या किया है? डेज किए, एफिशिएंसी इंटू टाइम किया है। तो कितने कितने टोटल वर्क कंप्लीट हुए वो मुझे पता चल जाएगा। तो 6 इंटू 5 क्या आता है? 30 यूनिट आता है, मतलब 30 यूनिट। ये जो टोटल वर्क है, एक्स ने 30 यूनिट कंप्लीट किया है आउट ऑफ 60, ठीक है? 30 यूनिट। 4 इंटू 5 क्या आता है? 20 यूनिट आते हैं। एंड 5 इंटू 2 क्या आता है? 10 यूनिट आता है। मतलब जो जितने यूनिट काम कंप्लीट करेगा उसके हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे। ऐसे तो नहीं होगा कि एक्स, जेड ने यहाँ पे जेड ने यहाँ पे आउट ऑफ 60 10 ही यूनिट काम किए एंड जेड को यहाँ पे तीनों को बराबर हिस्से मिल जाएंगे। यहाँ पे भी 1 के मिल जाएगा, एंड यहाँ पे भी 1 के मिल जाएगा, एंड यहाँ पे भी 1 के मिल जाएगा। 1,000 तीनों को मिल जाएंगे। ऐसे होगा क्या गाइस? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा काम एक्स ने किया है, तो पैसे भी सबसे ज्यादा एक्स को मिलेंगे। आउट ऑफ 60, टोटल 60 में से, टोटल 60 यूनिट में से सबसे ज्यादा काम एक्स ने किया है। तो इनका रेशियो जो होगा, टोटल वर्क कंप्लीट का, वर्क कंप्लीशन का जो रेशियो होगा, उसी रेशियो में इनको पैसे मिलेंगे। तो रेशियो क्या है इनका? 3 है, 2 है एंड 1 है। तो 3:2:1 के रेशियो में इनको पैसे मिलेंगे। तो टोटल पैसे कितने? 3000। तो 3000 मैंने 3:2:1 के रेशियो में ब्रेक डाउन कर दिए। यहाँ पे जो 3000 है, तो यहाँ पे 3:2:1 के रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में, ठीक है? तो 3:2:1 मतलब टोटल मनी कितने हैं यहाँ पे? 3 यूनिट, 2 यूनिट एंड 1 यूनिट, मतलब टोटल 6 यूनिट है। टोटल मनी अगर यहाँ पे 6 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट किए गए, बट टोटल मनी तो यहाँ पे कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए? टोटल मनी तो यहाँ पे 3000 डिस्ट्रीब्यूट किए। तो 6 यूनिट की वैल्यू 3000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 500। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 500 है। तो आपसे क्या बोला है? डेली वेजेस ऑफ वाई एंड जेड। तो वाई एंड जेड को कितने मिलते होंगे? वाई को मिलते होंगे टोटल मनी 1000 रुपीज, ठीक है? 2 यूनिट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? 1000 रुपीज। एक्स को कितने मिलते होंगे? एक्स को 1500 रुपीज मिलते होंगे। एक्स को यहाँ पे 1500 रुपीज, एंड जेड को 500 रुपीज मिलते होंगे, ठीक है? 500 रुपीज जेड को मिलते हैं। अब आपको निकालना है द डेली वेजेस। डेली वेजेस क्या होंगे? वाई को 1000 रुपीज मिल रहे हैं, बट वाई कितने दिन काम कंप्लीट कर रहा है भाई? वाई यहाँ पे 5 दिन काम कंप्लीट कर रहा है, ठीक है? वाई 5 दिन काम कर रहा है, 5 दिन में 1000 रुपीज मिल रहे हैं, तो एक दिन में कितने मिलेंगे? एक दिन में उसको 200 रुपीज मिलेंगे। तो डेली वेजेस ऑफ वाई कितने मिल जाएंगे? डेली वेजेस ऑफ वाई 200 रुपीज मिल जाएंगे, ठीक है? इतना सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? अब डेली वेजेस ऑफ जेड निकालते हैं, क्योंकि एक्स एंड सॉरी वाई एंड जेड का आपको डाटा पूछा है। जेड क्या मिल जाएगा? जेड के टोटल वर्क के वेजेस कितने? 500 है।
एंड जेड कितने दिन काम कंप्लीट करता है? जेड 2 ही दिन काम कंप्लीट करता है, सिर्फ 2 दिन काम कंप्लीट करता है। तो 2 दिन में उसको 500 रुपीज मिलते होंगे। 2 दिन में वो 10 यूनिट काम कंप्लीट करता है। 5 यूनिट की एफिशिएंसी से 2 दिन काम करता है, 10 यूनिट टोटल काम में से कंप्लीट करता है, टोटल वर्क में से, एंड उसको 500 रुपीज मिलता है 10 यूनिट के लिए, 10 यूनिट काम कंप्लीट करने के लिए। एंड 2 दिन में 500 रुपीज, तो एक दिन में कितना? डेली वेजेस मतलब एक दिन में उसको 250 रुपीज मिलते होंगे। तो जेड की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस? जेड की वैल्यू 250 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 250 रुपीज मिल जाएगी। तो एक्स की भी वेजेस, सॉरी वाई की भी वेजेस मैंने निकाल लिए, एंड जेड के भी वेजेस मैंने निकाल लिए। इतना सभी को समझ में आ रहा है? एक्स के वेजेस क्या मिल जाएंगे? 1500 है। 1500 5 दिन में, तो एक दिन में एक्स के वेजेस कितने मिल जाएंगे? एक्स के वेजेस 300 मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक्स एक दिन में 300 रुपीज मजदूरी करता है, जेड 250 रुपीज से, एंड वाई 200 रुपीज से, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका डिटेल वे में सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी का आपका क्वेश्चन सॉल्व किया गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे बोला है ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस इन पार्टनरशिप, इन दोनों ने पार्टनरशिप की है 20,000 एंड 15,000। तो इनके पार्टनरशिप का रेशियो क्या होगा? ए है, बी है। इनके पार्टनरशिप का रेशियो क्या होगा? 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 4 जा 5 3 जा, ठीक है। 4:3 इनके पार्टनरशिप का रेशियो होगा, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 6 मंथ सी ज्वाइन देम विथ 20,000। सी भी ज्वाइन करता है कितने मंथ बाद? 6 मंथ बाद। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, 6 मंथ बाद ज्वाइन करता है। 20,000 मतलब यहाँ पे भी मैं अगर 5,000 से डिवाइड करूंगा तो इन तीनों का रेशियो क्या मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट का? यहाँ पे मुझे 4 मिल जाएगा। सी भी यहाँ पे 4 यूनिट क्या करता है? इन्वेस्ट करता है, ठीक है। व्हाट विल बी द बी शेयर इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ 25,000? टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 25,000 का हुआ है एट द एंड ऑफ 2 ईयर। 2 ईयर काम किया है, 2 ईयर काम किया है मतलब 24 मंथ्स काम किया है, ठीक है। 24 मंथ्स पार्टनरशिप चलिए। 24 मंथ से 24 मंथ में से सो ए है एंड बी है, जो ए है एंड बी है, तो इनके टाइम पीरियड का रेशियो क्या मिल जाएगा? टाइम पीरियड ए ने भी 24 मंथ इन्वेस्ट किया है, बी ने भी 24 मंथ इन्वेस्ट किया है, बट जो सी है वो 6 साल बाद, जब पार्टनरशिप स्टार्ट हुए उसके 6 मंथ बाद स्टार्ट करता है। 6 मंथ बाद स्टार्ट करता है मतलब सी ने टोटल 18 मंथ ही काम कंप्लीट किया होगा, 18 मंथ ही पार्टनरशिप में रहा होगा, बिजनेस में रहा होगा। तो इनका रेशियो क्या मिल जाएगा भाई? इनका रेशियो मिल जाएगा 24 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 4 4 एंड 3 मिल जाएगा। इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 443 मिल जाएगा। तो इनके इन्वेस्टमेंट, सॉरी, इनके टाइम पीरियड का रेशियो 443 मिल जाएगा। तो 4 4 एंड 3 मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? अगर गाइस मैं कुछ ना कुछ कैंसल आउट कर सकता हूँ एवरी टर्म में से, तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड करूंगा, इन्वेस्टमेंट के रेशियो को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड इज इक्वल टू प्रॉफिट मिलता है, तो मुझे प्रॉफिट की रेशियो मिल जाएगी, क्योंकि आई इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट आता है। अगर मैं ज्यादा समय के लिए, अगर मैं इन्वेस्टमेंट ज्यादा करूंगा ज्यादा समय के लिए, तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अगर मैं कम इन्वेस्टमेंट करूंगा कम समय के लिए, तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा, ठीक है। सीधी सी बात है, आई इंटू टी इज इक्वल टू पी। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट के रेशियो को टाइम पीरियड के रेशियो से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे प्रॉफिट का रेशियो मिल जाता है। प्रॉफिट का तो रेशियो मिलता ही है मुझे, प्रॉफिट का तो रेशियो मिलता ही है, बट यहाँ पे अगर मैं कोई चीज कैंसल आउट कर सकता हूं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें 4 into 4, 3 into 4, 4 into 3, तो अगर इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो ये एक ही फैमिली है, तो यहां से मैंने 4 कट कर लिया, यहां से 4 कट कर लिया, एंड इस टर्म में से 4 कट कर लिया, ठीक है। इनके बीच में एडिशन रहता तो मुझे एवरी इंडिविजुअल टर्म में से कोई ना कोई सेम नंबर कैंसल आउट करना पड़ता। ये भी चीज आपको किसी ने नहीं सिखाई होगी, बट मैं आपको बोल दे रहा हूँ। अगर इनके बीच में एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन रहती, तो इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब ये एक ही टर्म है, 4 into 4 16, ठीक है। एक ही ये एडअप ही हो रहा है ना, 16 ही हो रहा है, मल्टीप्लाई है मतलब इसमें से कट करूं या इसमें से कट करूं बात तो एक ही है, इस 4 को कट करूं या फिर इस 4 को कट करूं बात तो एक ही है। बट अगर यहाँ पे एडिशन रहता तो वांदेवाड़ी हो जाती, ठीक है। आपको कोई ना कोई एक, आपको एवरी टर्म में से कट करना था। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 4 इंटू, यहाँ से 4 चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो 4 into 1 4। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 3 into 1 3, ठीक है। एंड सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? सी के प्रॉफिट शेयर क्या मिल जाएगी? 1 into 3 3 मिल जाएगा।
तो 4, 3 एंड 3 का रेशियो मिल जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है? 4 यूनिट, 3 यूनिट एंड 3 यूनिट, टोटल प्रॉफिट आपको 10 यूनिट का हुआ है। इन सभी को ऐड करूंगा मैं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 10 यूनिट मिल जाएगा। बट टोटल प्रॉफिट तो यहाँ पे 25,000 का हुआ है। तो टोटल प्रॉफिट 25,000 का, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस? 10 यूनिट की वैल्यू 25,000। 10 यूनिट की वैल्यू 25,000 है। 10 यूनिट की वैल्यू 25,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2500। 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 25 एंड 00। 1 यूनिट की वैल्यू 2500 रुपीज। 1 यूनिट की वैल्यू 2500 रुपीज है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4 यूनिट की वैल्यू 4 इंटू 2500। 3 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3 इंटू 2500। फिर से 3 यूनिट की वैल्यू 3 इंटू 2500। तो 2500 का 4 टाइम क्या मिल जाएगा? 10,000 मिल जाएगा। ए का प्रॉफिट शेयर कितना है? 10,000 है। बी का प्रॉफिट शेयर कितना है? 7,500 रुपीज है। बी का प्रॉफिट शेयर 7,500। सी का प्रॉफिट शेयर कितना है? 7,500 रुपीज है। सी का भी कितना है? 7,500 रुपीज है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला था गाइज? व्हाट विल बी द बी शेयर इन टोटल प्रॉफिट? बी के शेयर कितने हो गए? 7,500, मतलब 7,500 हो गए। तो पूरा क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है कि इन्वेस्टमेंट बड़ा होगा, टाइम ज्यादा समय के लिए, तो प्रॉफिट बढ़ता है। एक एक चीज बता दी है कि इन्वेस्टमेंट के रेशियो को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करूंगा। कैंसल आउट कैसे करना है वो भी चीजें मैंने आपको बता दी है। अगर मैं कैंसल आउट नहीं करता तो क्या मिलता वो भी आपको बता देता हूँ। 4 इंटू 4 क्या मिलता है? 16, ठीक है, 16। 3 इंटू 4 क्या मिलता है? 12 मिलता है। 4 इंटू 3 क्या मिलता है? 12 मिलता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कट करूंगा 4 से तो मुझे क्या मिल जाएगा? 4 4 जा, 4 3 जा एंड 4 3 जा, बात तो एक ही है। अगर मैं यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके कट करूँ, 4 3 3, यहाँ पे भी 4 3 3, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट कट करूँ मल्टीप्लाई करने से पहले, या फिर मल्टीप्लाई करने के बाद कट करूँ, बात तो एक ही है, ठीक है। तो अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट पहले ही कट कर सकते थे। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 2500 आ गई थी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% एक्यूरेटली सॉल्व हो चुका है। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो नेक्स्ट आज का 3rd नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टाइम नहीं दूंगा, समय नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है गाइस एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 3 साल पहले द रेशियो ऑफ ए एंड बी 3:1, ठीक है। तो ए का रेशियो एंड बी का रेशियो अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे हैंडराइटिंग थोड़ी और अच्छी बना लेते हैं। ए का रेशियो एंड बी का रेशियो, तो ए आ जाएगा यहाँ पे एंड बी आ जाएगा यहाँ पे। कितने साल पहले? 3 साल पहले। तो 3 ईयर माइनस के साइन में बना देते। 3 साल पहले इनका रेशियो जो था, ए 3 ईयर होगा तो बी 1 ईयर होगा, ठीक है। इनका रेशियो 3:1 था, ठीक है। अब आगे क्या बोला था गाइस? एक सेकंड एक सेकंड, आई थिंक कि मुझे ये थोड़ा और नीचे निकालना चाहिए, क्योंकि ऊपर मुझे और भी थोड़ी थोड़ी चीजें एक्सप्लेन करनी है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? इफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 37, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे 37.5 चाहिए आई थिंक, क्योंकि 37.5% एक लॉजिकल परसेंट है। 37.5% ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए, मतलब ए के प्रेजेंट एज से बी की जो प्रेजेंट एज होगी वो 37.5% है। तो 37.5% की फ्रैक्शन क्या आती है? 37.5% की फ्रैक्शन आती है 3/8। तो 3/8 बना देते। इसे मैं कैसे रीड करूंगा? क्योंकि 12.5% की फ्रैक्शन क्या आती है? 1/8। दोनों तरफ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 एंड 0.5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.5, ठीक है। तो 37.5% मिल जाएगा इस डायरेक्शन में एंड इस डायरेक्शन में 3/8 मिल जाएगा। इसे मैं कैसे रीड करूंगा? 8 का 37.5% क्या आता है? 3 यूनिट आता है। 8 का 37.5% 3 यूनिट आता है। इसका मतलब ए की एज, ए की जो प्रेजेंट एज है वो अगर मैं 8 यूनिट कंसिडर करूंगा तो ए के प्रेजेंट एज से जो बी की प्रेजेंट एज है वो 37.5% है एंड 8 का 37.5% तो 3 आता है। इसका मतलब ए की जो प्रेजेंट एज है वो मैं 8 यूनिट कंसिडर करता हूं, जिससे कि 8 का मतलब ए का 37.5% भी है। इसका मतलब 8 का 37.5% तो 3 है। इसका मतलब ए 8 होगा तो बी 3 है। इसका मतलब 8 एंड 3 का रेशियो आपको मिल जाएगा। 8:3 का रेशियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस? किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ सकते हैं आप, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एजेस इन ईयर? तो उनका प्रेजेंट एज में डिफरेंस कितने का है? तो प्रेजेंट एज में डिफरेंस कितने का है? तो ये कौन सी एज है आपकी? ये कौन सा रेशियो है? प्रेजेंट एज का रेशियो है। प्रेजेंट एज का रेशियो है एंड ये 3 साल पहले का रेशियो है। तो गाइस
एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ए एंड बी है, आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि आप ए हो एंड आपका ये छोटा भाई है, ठीक है। तो आपके बीच में एंड आपके छोटे भाई के बीच में या फिर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में 3 साल पहले जो एज गैप था वही एज गैप प्रेजेंट एज में रहेगा ना। ऐसे तो नहीं होगा कि 3 साल पहले ये मैं ए 3 साल से बड़ा था, मतलब आप छोटे भाई से 3 साल से बड़े थे या फिर 2 साल से बड़े थे एंड बाद में 10 साल बाद आप ज्यादा से ज्यादा 10 साल से बड़े हो गए ऑटोमेटिक। ऐसे तो नहीं होगा। आप 10 साल से बड़े हो जाओगे क्या छोटे भाई से? पहले 2 साल से बड़े थे जब पैदा हुए एंड बाद में बुढ़ापा आते आते आप ऑटोमेटिकली 10 साल से उससे बड़े हो गए? बिल्कुल नहीं होगा। मतलब आप 2 साल से बड़े हो गए पैदा होते होते भी एंड मरते मरते भी आप 2 साल से ही बड़े रहोगे। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम रहता है, यही इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे 2 का डिफरेंस है एंड यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 8 एंड 3 के बीच में 5 का डिफरेंस है। तो इन दोनों में डिफरेंस इक्वल करना पड़ेगा भाई। डिफरेंस इक्वल करना पड़ेगा तो 2 एंड 5 को मुझे इक्वल करना पड़ेगा, 5 को भी एंड 2 को भी। तो इक्वल करने के लिए 2 से मुझे 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 5 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वल आ जाएंगे। 5 को 2 से किया, इस डिफरेंस को 2 से किया, तो ओरिजिनल रेशियो को भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई एंड 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई। अगर मैंने इस 2 को इस डिफरेंस को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड यहाँ पे भी इस रेशियो को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नए रेशियो आपके पास क्या मिल जाएंगे? नए रेशियो आपके पास मिल जाएंगे, एक सेकंड, ए बी, ठीक है। नया रेशियो क्या मिल जाएगा? 5 इंटू 3 15 मिल जाएगा, 5 इंटू 1 5 मिल जाएगा, 8 इंटू 2 क्या मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा, 3 इंटू 2 6 मिल जाएगा। अब इनके बीच में डिफरेंस सेम है, यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है एंड यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है। 10 का डिफरेंस है। अब मैंने रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया? रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया। रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया तो 15 से 16 जाने तक कितने ईयर इंक्रीज करने पड़ेंगे? 1 यूनिट इंक्रीज किया मैंने। 15 से 16 जाने तक 1 यूनिट इंक्रीज किया एंड यहाँ पे भी 5 से 6 जाने तक 1 ही यूनिट इंक्रीज किया एंड ऑटोमेटिकली ये सेम ही आएगी वैल्यू, ठीक है। 1 1 यूनिट 2 2 यूनिट यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी ना, वही वैल्यू से दूसरा नंबर, दूसरा जो पर्सन है उसकी भी एज इंक्रीज होगी। तो 3 साल पहले एंड प्रेजेंट एज, तो अगर मैं 3 साल बाद 3 साल पहले की एज में 3 साल ऐड कर दूंगा, 3 ईयर ऐड कर दूंगा तो मुझे प्रेजेंट एज मिल जाएगी। बट यहाँ पे 1 यूनिट ऐड किया है मैंने, बट यहाँ पे तो 3 साल ऐड किया है प्रेजेंटेज मिलाने के लिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 साल, 1 यूनिट की वैल्यू 3 साल है तो प्रेजेंटेज क्या मिल जाएगी? 16 इंटू 3 एंड 6 इंटू 3। तो 16 इंटू 3 क्या आता है? 48 आता है, तो 48 मिल गया एंड 6 इंटू 3 क्या आता है? 18 आता है, तो यहाँ पे 18 मिल जाएगा। तो आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंटेज? प्रेजेंटेज में डिफरेंस कितने का है भाई? प्रेजेंटेज में डिफरेंस है 30 ईयर का। डिफरेंस कितने का है? 30 ईयर का। तो डिफरेंस बना लेते हैं 30 ईयर का। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, ठीक है गाइज। तो थर्ड नंबर का भी क्वेश्चन आपका सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। तो चलिए गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में इतने डिटेल वे में नहीं समझाऊंगा, टाइम की भी कमी है एंड टाइम भी चले जा रहा है, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 25 पीपल इज 48। एवरेज इज इक्वल टू क्या आता है? एवरेज इज इक्वल टू सम ओवर एन। सम ओवर एन मतलब एस मतलब कितने पीपल है उन सभी की सम, एन मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल। तो अगर मैं यहाँ पे एवरेज को टोटल नंबर ऑफ पीपल से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सम मिल जाएगी। तो सम ऑफ 25 पीपल मिल जाएगी। सम ऑफ 25 पीपल इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 48 kg। मतलब एवरेज कितना है? एवरेज 48 है, एन कितना है? 25 है, तो एवरेज इंटू एन करूंगा तो सम मिल जाएगा 48 इंटू 25। ये क्या मिल जाएगा मुझे? सम मिल जाएगी 25 पीपल की एवरेज, सॉरी वेट की सम मिल जाएगी। अब आगे क्या बोला है? टू पीपल हैविंग वेट 78 kg एंड 87 kg लेफ्ट द ग्रुप। टू पीपल चले गए तो सम कितने की मिल जाएगी? सम ऑफ 23 पीपल। ये कितनी मिल जाएगी? सम ऑफ 23 पीपल। सम ऑफ 23 पीपल, इनका मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1
1200 1200 ईयर मिल जाएगी, क्या सॉरी 1200 केजी मिल जाएगी, ठीक है। ये जो सम है इन सभी 25 पीपल का, इनके जो वेट का सम है वो 1200 केजी मिल जाएगी। कैसे किया, क्या किया, सिंपलीफिकेशन विद द नाम की प्लेलिस्ट देख लीजिए। 1000 से भी ज्यादा ऐसे ट्रिक वाइज क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में। 1200 मिल गया, 1200 में से ये दो पीपल चले गए, दो पीपल चले गए, इसका मतलब इन दोनों की वेट की सम मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो 7 + 8 क्या आता है, 50 आता है, मतलब 150 आता है। एंड 7 + 8 क्या आता है, 8 + 7 क्या आता है, 15 आता है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 165 मिल जाएगा इन दोनों की सम। 165 मुझे 1200 में से सब्ट्रैक्ट करना है, 1200 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो 1035 मिल जाएगा, 1035 केजी मिल जाएंगे 23 पीपल के सम। 1035 केजी मिल गए तो आपको क्या बोला है, फाइंड द न्यू एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, द एवरेज वेट इज, ठीक है। तो इनका एवरेज निकालना है, सम कितनी है, सम 1035 है, ठीक है, 1035 है। सम को अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड करूंगा, सम को अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने, 23 है, 23 पीपल की सम है ना, 23 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 23 चौक 52, ठीक है, 23 चौक 92, 92 मतलब 8 और 3, 23 5 15 10 है, क्योंकि 8 एंड 3 मतलब 11, 11 के पीछे 5 मतलब 115, तो 23 5 115। तो एवरेज वेट कितना मिल गया, एवरेज वेट कम हो गया, पहले कितना था, पहले 48 केजी था, अब 45 केजी मिल गया, तो एवरेज वेट 45 केजी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। तो चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, पॉज करना एंड सॉल्व करने की कोशिश करना है। 5th नंबर का क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड इनटू टू पार्ट्स, 3 and 5 के रेशियो में, बोथ एट सिंपल इंटरेस्ट। एक सम ऑफ मनी है 3 के रेशियो में एंड 5 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है, बोथ एट सिंपल इंटरेस्ट, बोथ सिंपल इंटरेस्ट पे। फर्स्ट पार्ट में इंटरेस्ट कितना है, 16% का है, 16% की फ्रैक्शन क्या आती है, इस डायरेक्शन में मैं लिख देता हूँ, 16% की फ्रैक्शन 4/25, 4 क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। मतलब अगर प्रिंसिपल 25 होगा, प्रिंसिपल अगर 25 होगा तो 25 से एक साल में इंटरेस्ट 4 मिलेगा, क्योंकि 25 का 16% क्या आता है, 4 आता है। 25 इन्वेस्ट करूंगा तो 25 पे 16% मिलेगा, मतलब 4 यूनिट मिलेगा। तो वो वैल्यू अमाउंट कितनी मिल जाएगी, 25 + 4 अमाउंट मिल जाएगी मुझे, एक सेकंड, अमाउंट मिल जाएगी मुझे 29 मिल जाएगी, ठीक है। ये मैं मिटाना नहीं चाहता था बट मिट गया, सॉरी, फिर से लिख देते। एंड गाइस आगे क्या बोला है, आगे बोला है सेकेंड पार्ट इज 12% सिंपल इंटरेस्ट। 12% मतलब 12% की फ्रैक्शन क्या आती है, 12% की फ्रैक्शन आती है, 12% की फ्रैक्शन आती है, एक सेकंड, 12% की फ्रैक्शन आती है 4% मतलब 1/25 एंड 12% मतलब 3/25। तो अगर ये 25 है तो उस पे 3 यूनिट का इंटरेस्ट मतलब 28 यूनिट मिल जाता होगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है। उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो, इनके प्रिंसिपल का रेशियो तो 3:5 है, उनके प्रिंसिपल का रेशियो 3:5 है। तो एक काम कर लेते हैं गाइस, एक काम कर लेते हैं, इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो को ही 3:5 में कन्वर्ट कर देते हैं। बट ये दोनों तो इक्वल है, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट 25 है एंड यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट 25 है, बट हमें तो इनके रेशियो को 3:5 में कन्वर्ट करना था, तो अगर ये डिफरेंट रहते तो सबसे पहले मैं इनको इक्वल बनाता। यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल है 25 तो इक्वल बनाने की जरूरत नहीं है, एक काम आपका इजी हो गया। अब आपको किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करना होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट उस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब 25 को एंड इस 25 को 3:5 में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे 3 से किया तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। 25 इंटू 3 क्या आता है, 75 आता है। 29 इंटू 3 क्या आता है, 87 आता है। 25 इंटू 5 क्या आता है, 125 आता है। 28 इंटू 5 क्या आता है, 140 आता है, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब आप देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्रिंसिपल है, जो P1 है यहाँ पे एंड ये जो P2 है यहाँ पे, इन दोनों का जो रेशियो होगा P1 एंड P2 का 75:125,
P1 एंड जो P2 का रेशियो है 75:125, इनका रेशियो क्या मिलेगा? 25 से डिवाइड करूंगा तो मैं 25 3 जा एंड 25 5 जा, इनका रेशियो मिल गया 3:5 में। एंड आपको भी क्या बोला था भाई? 3:5 के रेशियो में है ना? बिल्कुल 3:5 के रेशियो में। एंड हमने भी कन्वर्ट कर दिया 3:5 के रेशियो में। प्रिंसिपल 1 अगर 75 है तो अमाउंट 1 क्या मिल जाती है इंटरेस्ट ऐड करने के बाद? 87 मिल जाती है। प्रिंसिपल 2 अगर 125 है 12% के सिंपल इंटरेस्ट से अमाउंट कितनी मिल जाती होगी? मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करूंगा तो अमाउंट यहाँ पे A2 कितनी मिल जाती होगी? 140 मिल जाती होगी। ठीक है, ये बेसिक चीज है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की, जो कि मैंने आपको डिटेल वे में समझा दी है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे बोला है इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट इज 1800 फाइंड द टोटल सम ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट। मतलब P1 प्लस P2 की वैल्यू निकालनी है। इट इज गिवन दैट बोथ पार्ट इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर, 3 सालों के लिए दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? एक साल में आपको 12 यूनिट का इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे एक साल में कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है? एक साल में आपको 15 यूनिट का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 3 साल में कितना मिलेगा? पहले 3 3 साल में इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। एंड उनके इंटरेस्ट का डिफरेंस है, एक साल के इंटरेस्ट का डिफरेंस नहीं है 1800, ये 3 साल के इंटरेस्ट का डिफरेंस है। मतलब आपको स्कीम ए, ठीक है, जो स्कीम ए होगी, सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड इन टू पार्ट, मतलब स्कीम ए में इन्वेस्टमेंट किया है एंड स्कीम बी में, दोनों सिंपल इंटरेस्ट है भाई। बट यहाँ पे 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड यहाँ पे 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 16% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक साल में 12 यूनिट का क्या मिलता है? 12 यूनिट का आपको इंटरेस्ट मिलता है। 12% सॉरी 12% के सिंपल इंटरेस्ट में एक साल में 15 यूनिट का इंटरेस्ट मिलता है। 15 यूनिट का इंटरेस्ट मिल रहा है एक साल में। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल भी ज्यादा था, प्रिंसिपल ज्यादा था इसलिए 15 यूनिट का इंटरेस्ट मिला, क्योंकि इसने 5 यूनिट इन्वेस्टमेंट किए एंड इसने 3 ही यूनिट इन्वेस्टमेंट किए। नहीं तो आपको लग रहा होगा कि 16% तो ज्यादा होता है, तो 16% 12 यूनिट क्यों आ गया एंड 12% यहाँ पे 15 यूनिट क्यों आ गया? ऐसे नहीं देखना है, इन्वेस्टमेंट भी देखिए ना आप। इन्वेस्टमेंट इसने कम की है, इसने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट की करेगा तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये भी कंफ्यूजन मैंने आपके माइंड में से निकाल लिया। अब यहाँ पे गाइज एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं सबसे पहले तो ठीक है। अब यहाँ पे एक साल में 12 यूनिट, तो 3 साल में 12 × 3, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। एक साल में 15 यूनिट तो 3 साल में 15 × 3, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 36 यूनिट क्या मिल जाएंगे? 36 यूनिट टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा 3 साल में। 36 यूनिट टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा 3 साल में एंड 45 यूनिट टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा 3 साल में। 45 यूनिट टोटल इंटरेस्ट क्या मिल गया मुझे? 3 साल में मिल गया। टोटल इंटरेस्ट अगर मुझे 3 साल में 45 यूनिट मिला है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है 45 एंड 36 में? एक सेकंड यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 36 यूनिट है एंड 45 यूनिट है, इनके बीच में डिफरेंस तो 9 यूनिट का है। 9 यूनिट का डिफरेंस है। 9 यूनिट का अगर डिफरेंस है ना, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जा रही है यहाँ पे? 9 यूनिट की वैल्यू 1800, 9 यूनिट की वैल्यू 1800 हो रही है। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू 200 रुपीज। एक यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 200 रुपीज मिल रही है, एक यूनिट की वैल्यू 200 रुपीज है, एक यूनिट की वैल्यू 200 है भाई, तो 200 एक यूनिट की वैल्यू है। तो आपसे क्या पूछा है? फाइंड, एक सेकंड चेक कर लेते हैं यहाँ पे आपसे क्या पूछा है। फाइंड द टोटल सम ऑफ द मनी, मतलब P1 प्लस P2। P1 कितना है? 75 है। P2 कितना है? 125 है। दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 200 मिल जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 200 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 200 इंटू 200, 200 इंटू 200 मतलब क्या मिल जाएगा? 2 इंटू 2 4 एंड 0 मुझे 4 टाइम्स देने पड़ेंगे, तो 40,000 मिल जाएगा। तो सम दोनों की कितनी थी? 40,000 थी। दोनों की टोटल सम मिला के 40,000 थी। एंड कौन सा रेशियो था? 3:5 के रेशियो में था। ठीक है, 3:5 के रेशियो में था, तो टोटल कितना था? 8 था। टोटल तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? टोटल प्रिंसिपल 40,000 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू 40,000। 8 यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई? 8 यूनिट की वैल्यू 40,000। 8 यूनिट की वैल्यू 40,000 है, तो आपको एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 8×5 = 40, एक यूनिट की वैल्यू 5,000। एक यूनिट की वैल्यू 5,000 है, तो ए ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है? एक यूनिट की वैल्यू 5,000 है ना, तो एक सेकंड भाई पूरा ही हम इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं इस क्वेश्चन का। एक यूनिट की वैल्यू 5,000 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 15,000। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 5 × 5 मतलब 25,000। 25,000
प्लस 15,000, टोटल इन्वेस्टमेंट P1 प्लस P2 40,000, इनका रेशियो कितना है 15 एंड 25 का 3:5 का है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 36 यूनिट मिल रहा है, एक यूनिट की वैल्यू 200, तो 36 यूनिट की वैल्यू 36 इंटू 200, 3 साल में, एक साल में कितना मिल रहा है 12 यूनिट, 12 इंटू 200 मतलब यहाँ पे 24 एंड इसके पीछे एक जीरो, एक साल में 2400, एक साल में 2400, तो 3 साल में कितना, 3 साल में आपको क्या करना पड़ेगा 2400 इंटू 3, 24 दूने 48, 24 3 72, 72, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 7200 मिल जाएगा। एंड ऐसे भी आप यहाँ पे 36, एक यूनिट की वैल्यू 200 है तो 36 इंटू 200 भी करोगे तो भी आपको यही वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे क्वालिटी सेशंस के लिए, क्वालिटी लेक्चर्स के लिए प्लीज गाइस इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे देना है, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ट्रेन ए क्रॉसेस अ पोल एंड 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 16 सेकंड एंड 24 सेकंड रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या होगा, ट्रेन जो होगी जो कि 200 मीटर के प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में एंड एक पोल को 16 सेकंड में क्रॉस करती है। तो कभी भी एक ट्रेन अगर पोल को क्रॉस करती है इसका मतलब वो एक पोल को क्रॉस करती है, इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस करती है। एंड आपको एक फार्मूला पता होगा, स्पीड इनटू टाइम करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस मिल जाएगा। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो ट्रेन की जो भी स्पीड होगी, ट्रेन कितने टाइम में कवर करता है, ट्रेन यहाँ पे 16 सेकंड में कवर करता है। एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जो भी डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक फार्मूले से यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन क्या मिल जाएगा, अपॉन टाइम मतलब 16 सेकंड मिल जाएगा। मतलब एक पोल को क्रॉस करते समय स्पीड कैसे निकाल सकते हैं हम ट्रेन की, ट्रेन की जो लेंथ होगी, डिस्टेंस मतलब ट्रेन की जो लेंथ होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम मिल जाएगा। तो डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम मतलब 16 सेकंड, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है तो लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एल कंसिडर करता हूं। अब 200 मीटर के प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस करती है, सेकंड केस यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि एक 200 मीटर का प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्या कर रही है, ट्रेन क्रॉस कर रही है। कभी भी ट्रेन, ये जो ट्रेन है ये 200 मीटर के प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, ये जो ट्रेन है ये 200 मीटर के प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हैं, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस क्या मिल जाएगा मुझे, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन मतलब एल, लेंथ ऑफ ट्रेन के लिए एल कंसिडर किया एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म के लिए मैं एक्स कंसिडर करता हूं, ठीक है। बट लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म यहाँ पे तो 200 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो 200 मीटर यहाँ पे मिल जाएंगे, 200 मीटर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। इसका मतलब यहाँ पे भी स्पीड ऑफ ट्रेन तो सेम ही है दोनों केस में, यहाँ पे भी पोल को क्रॉस करते समय भी स्पीड ऑफ ट्रेन सेम है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते समय भी स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन सेम ही है। अगर स्पीड ऑफ ट्रेन दोनों जगह पे सेम है, इसका मतलब एस इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है यहाँ पे एल प्लस 200 मीटर, एल प्लस 200 मीटर अपॉन क्या मिल जाएगा, अपॉन टाइम मिल जाएगा। टाइम कितना है 24 सेकंड है, इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते समय आपको कितना टाइम लगा, 24 सेकंड का टाइम लगा, 24 सेकंड का टाइम लगा है। बट दोनों जगह पे आपको एस की वैल्यू क्या दिख रही है, दोनों जगह पे एस की वैल्यू तो सेम दिख रही है, दोनों जगह पे एस की वैल्यू सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को भी सेम बना लेते हैं, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी सेम मिल जाएगी। तो एल अपॉन 16 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू एल प्लस 200 अपॉन क्या मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा, अपॉन यहाँ पे 24, ठीक है। अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8 से डिवाइड करने के बाद 8 टू जा एंड 8 थ्री जा, ठीक है। 3 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाओगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3L इज इक्वल टू 2 को इस डायरेक्शन में लेके जाओगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2L प्लस 2 इंटू 200 क्या मिलता है, 400 मिलता है, ठीक है। तो 2L इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो 3L माइनस 2L क्या मिल जाएगा, L मिल जाएगा, L इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, L इज इक्वल टू 400 मीटर मिल जाएगा। इसका मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन जो है, लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो कितनी है, 400 मीटर है। लेंथ ऑफ ट्रेन अगर 400 मीटर है तो L की जगह पे मैं 400 मीटर लिख दूंगा, लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 400 मीटर एंड यहाँ पे भी जो लेंथ ऑफ ट्रेन है इज इक्वल टू 400 मीटर, ठीक है। कितने डिटेल वे में हमने समझ लिया है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस अनदर ट्रेन बी। अब दो ट्रेन है जो कि ट्रेन ए होगी एंड ट्रेन बी होगी, ठीक है। तो एक ट्रेन बना लेते हैं,
एंड इसी जगह पे और एक ट्रेन बना लेते हैं जो कि क्या होगी, जो कि ट्रेन बी होगी। ठीक है, तो ये दोनों ट्रेन है जो कि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, दोनों ट्रेन है जो कि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं एंड ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने वाले हैं। इसका मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग है। मतलब ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है एंड ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा एंड यहाँ तक सभी को अंडरस्टैंड हो गया होगा कि क्या चल रहा है। ट्रेन ए क्रॉसेस अनदर ट्रेन बी व्हिच लेंथ इज 480 मीटर। जो कि अनदर ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी है गाइस? उसकी लेंथ 480 मीटर है। तो इसके ऊपर लिख लेते हैं जो कि अनदर ट्रेन है उसकी लेंथ 480 मीटर है एंड अपनी वाली ट्रेन है जो उसकी लेंथ कितनी है? 400 मीटर है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया है 400 मीटर है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? एंड रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो मूव कर रहे हैं एंड रनिंग एट अ स्पीड ऑफ व्हिच हैज अ लेंथ 480 मीटर एंड रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, ठीक है, 480 108 किलोमीटर पर आवर। तो हमें यहाँ से एक चीज पता चल जाएगी कि लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है। लेंथ ऑफ ट्रेन 400 मीटर है। तो इस लेंथ ऑफ ट्रेन के इस फार्मूला में अगर मैं एल की जगह पे 400 मीटर रख दूंगा तो मुझे स्पीड ऑफ ट्रेन ए पता चल जाएगी। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन ए पता चल जाएगी तो एस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? स्पीड ऑफ ट्रेन वन मतलब ट्रेन ए इज इक्वल टू 400 अपॉन 16। तो 16 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 4 से डिवाइड करूंगा तो ऊपर 100 मिल जाएगा एंड नीचे 4 मिल जाएगा। इसका मतलब 25 मिल जाएगा। ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड, ये क्या मिल जाएगी? स्पीड ऑफ ट्रेन ए। स्पीड ऑफ ट्रेन है 25 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड है एंड स्पीड ऑफ बी कितनी है? 108 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड, मीटर एंड मीटर पर सेकंड में वैल्यू है। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा गाइस? 108 जो है, 108 जो है उसको उसको आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपको मीटर पर सेकंड में वैल्यू मिल जाएगी। किलोमीटर पर आवर अगर है, किलोमीटर पर आवर है, उसको आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपको मीटर पर सेकंड की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर मीटर पर सेकंड है तो उसको आपको, मीटर पर सेकंड है तो उसको आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपको किलोमीटर पर आवर की वैल्यू पता चल जाएगी। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस? किसी को कोई डाउट है? आपको कैसे ध्यान में रखना है ये चीज आपको बता देता हूँ। अब आपको गाइस किलोमीटर का मीटर बनाना है। इसका मतलब किलोमीटर ज्यादा होता है, मीटर कम होता है। किलोमीटर एंड मीटर, किलोमीटर एक ज्यादा, मतलब ज्यादा क्वांटिटी, किलोमीटर में ज्यादा क्वांटिटी समा जाती है। मीटर, 1 किलोमीटर मतलब बहुत ज्यादा हो गया, 1 मीटर मतलब छोटा डिस्टेंस हो गया। तो किलोमीटर काफी बड़ी क्वांटिटी है तो बड़े क्वांटिटी को छोटे क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर का जो न्यूमरेटर होगा वो छोटा होना चाहिए एंड छोटे क्वांटिटी को बड़े क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर को 1 किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो न्यूमरेटर की वैल्यू जो होती है वो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो 5/18 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 18 6 मिल जाएगा एंड 6 इंटू 5 क्या मिलता है? 7×5 = 30, 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन भी एस बी, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन बी मुझे क्या मिल जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। अब आपने एक चीज नोटिस की क्या? अगर यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड है एंड यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड है एंड ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने वाले, इसका मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा? इन दोनों के लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल होगा। जैसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया था ट्रेन ए ने, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ, इन दोनों की एडिशन की थी हमने टोटल डिस्टेंस में। वैसे यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस होगा, जो टोटल डिस्टेंस होगा तो आपको क्या बोला है? यहाँ पे बोला है फाइंड द टाइम टेकन, टाइम निकालना है। टाइम निकालना है, इसका मतलब इस टोटल डिस्टेंस को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 880 मीटर पर, सॉरी मीटर, ये क्या मिल जाएगा? मुझे टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड करनी पड़ेगी। अब स्पीड आपको कौन सी लेनी पड़ेगी? रिलेटिव स्पीड लेनी पड़ेगी। रिलेटिव स्पीड मतलब क्या? रिलेटिव स्पीड मतलब
ट्रेन ए की भी स्पीड एंड ट्रेन बी की भी स्पीड से जो हमें रिलेटिव स्पीड मिलेगी इन दोनों से, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों की स्पीड की मैं एडिशन करूंगा या फिर सब्ट्रैक्शन करूंगा, रिलेटिव स्पीड मतलब, तो एडिशन करनी है या फिर सब्ट्रैक्शन करनी है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर गाइज आपने ट्रेन में ट्रेवल किया होगा, ट्रेन में सफर किया होगा, तो अगर ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको इन दोनों ट्रेन की स्पीड क्या मिलेगी? स्लो होते हुए दिखेगी। इन दोनों ट्रेन की स्पीड ऑटोमेटिकली आपको सेम स्लो होते हुए दिखेगी। अगर आपने विंडो से बाहर देखा होगा, आपकी डायरेक्शन में कोई अदर ट्रेन मूव हो रही है, तो आपको अपने खुद की ट्रेन एंड उस ट्रेन की स्पीड स्लो होते हुए दिखेगी, ठीक है। एंड वही अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड और एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो इस केस में आपको ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेन की स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती हुई दिखेगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती हुई दिखेगी। इसका ही मतलब गाइस, इंक्रीज होती हुई दिखेगी, तो दोनों ट्रेन के स्पीड का यहाँ पे क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में एडिशन होता है एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे एडिशन होता है अपोजिट डायरेक्शन में एंड सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो रिलेटिव स्पीड क्या मिल जाएगी? हमें इन दोनों का एडिशन मिल जाएगी। इसका मतलब 55 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 55 मीटर पर सेकंड, तो मीटर से मीटर कट, सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो टाइम की वैल्यू क्या पता चल जाएगी? टाइम की वैल्यू 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 8 जा एंड इसके पीछे एक 0, 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 5 जा, 5 16 जा, ठीक है, 16 5 जा 16 सेकंड। यहाँ पे मुझे कौन सी वैल्यू मिल जाएगी? 16, 5 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 80 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 16 मिल जाएगी। तो टाइम कितना लगेगा गाइस? टाइम लगेगा 16 सेकंड। तो यहाँ पे टाइम कितना लगता है? 16 सेकंड का टाइम लगता है, जो कि आपको 16 सेकंड मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% आप सॉल्व हो चुका है। एकदम डिटेल वे में हमने इस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल में क्या है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। द इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी। इसका मतलब जो ए की इनकम है वो बी के इनकम से 20% मोर है। 20% मोर है, 20% की फ्रैक्शन क्या आती है? 1/5 आता है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 का 20% क्या आता है? 1 यूनिट आता है। इसे हम कैसे करेंगे? 5 का 20% 1 यूनिट आता है। तो देन के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होगी? देन किसके लिए बोला है? देन के बाद की इंफॉर्मेशन ऑलवेज बेस वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर के लिए होता है। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू कौन सी दिख रही है? 5 यूनिट दिख रहा है। तो ऑलवेज बी को 5 यूनिट दे दीजिए। तो बी से ए 20% मोर है, तो 5 का 20% क्या आता है? 5 का 20% 1 यूनिट आता है। 20% से मोर है, इसका मतलब 1 यूनिट से मोर है। 1 यूनिट से मोर है तो ए की वैल्यू 6 यूनिट मिल जाएगी। इसका मतलब इनका रेशियो 6:5 का मिल जाएगा गाइस। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब गाइस आगे चेक करते हैं, आगे क्या बोला है। इन 2018, ये किसका डाटा दिया है? 2018 का डाटा दिया है। तो 2018 में 6:5 का इनका रेशियो था, ठीक है। अब आगे क्या बोला है गाइस यहाँ पे? इन 2019 द इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 25% while the income of B is increased by 20%। इनकम ऑफ ए 25% से इंक्रीज होता है, 25% से इंक्रीज होता है। इसका मतलब 25% की फ्रैक्शन क्या आती है? 1/4। 25% की फ्रैक्शन 1/4 आती है। इसका मतलब इनिशियल एंड फाइनल क्या रेशियो मिल जाएगा मुझे इनकम ऑफ ए का? इनिशियल अगर 4 यूनिट होगा तो 25% से इंक्रीज मतलब फाइनल 5 यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल एंड फाइनल का रेशियो 4:5 है। बट इनिशियल तो यहाँ पे 6 यूनिट है एंड यहाँ पे इनिशियल तो 4 यूनिट है। तो इन दोनों इनिशियल को इक्वल क्यों ना इक्वल बना लेते हम। इक्वल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 4 एंड 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसको 12 एलसीएम है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से किया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 2 से किया तो 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस रेशियो को 3 से किया तो इस 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, ठीक है, क्योंकि एक रेशियो को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ओके गाइज, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। तो नए रेशियो क्या मिल जाएंगे? यहाँ पे 12 मिल जाएगा एंड यहाँ पे 10 यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। 12 यूनिट एंड 10 यूनिट। अगर मैं कैंसल आउट भी करूंगा तो इसका 6:5 का ही रेशियो मिलेगा। 2 से डिवाइड करूंगा तो रेशियो पे कुछ भी चेंजेस नहीं आ गए, रेशियो पे कुछ भी चेंजेस नहीं आ गए। हमने इसको 6:5 की जगह पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12:10 बना लिया एंड यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 12 एंड 15 का रेशियो मिल जाएगा। 12 एंड 15 का रेशियो मिल जाएगा। तो इनिशियल अगर 12 होगा तो उसकी वैल्यू 25% से इंक्रीज होने के बाद
25% से इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करते एंड यहाँ पे भी करते, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 12 यूनिट मिल जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 12 यूनिट मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा, मतलब 12 पे 3 का इंक्रीज, 12 पे 3 का इंक्रीज मतलब 15 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। तो यहाँ पे 2019 में ए की जो इनकम है वो 12 से क्या हो गई है, 12 से 15 हो गई है, 12 से क्या हो गई है, 15 हो गई है, 12 से क्या हो गई है, 15 हो गई है। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई गाइस, किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने डिटेल वे में, इतने स्लो वे में एकदम कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2019 इज 7,500। मतलब ए एंड बी के बीच में जो डिफरेंस है 2019 में वो 7,500 है। उससे पहले आपको एक चीज दी थी यहाँ पे, 20% से बी की इनकम इंक्रीज होती है 2019 में। बी की इनकम 20% से इंक्रीज होती है, इसका मतलब अगर इनिशियल 5 होगी तो 5 पे 1 यूनिट का इंक्रीज मतलब 6 मिल जाएगी। बट इनिशियल बी की इनकम कितनी है, 10 है, तो 5 को 10 बना लेते हैं। 5 को 10 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, एंड 10 को 10 बनाने के लिए कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, तो 10 एंड 12 मुझे मिल जाएगा। रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10 मिल जाएगा एंड 12 मिल जाएगा। रेशियो 10 एंड 12 मिल गया, मतलब इनिशियल बी की इनकम अगर 10 है तो फाइनल कितनी मिल जाएगी, 2019 में कितनी मिल जाएगी, इनिशियल मतलब 2018 में, फाइनल मतलब 2019 में। तो 2019 में इनकम कितनी मिल गई, 12 यूनिट मिल गई, 12 यूनिट मिल गई 2019 में, तो 10 की 12 बन गई। ठीक है, 10 की अगर 12 वैल्यू बन गई है तो आपको बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2019 इज 7,500। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस यहाँ पे 3 यूनिट का है, बट डिफरेंस तो यहाँ पे 7,500 रुपीज का है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 7,500 रुपीज, 3 यूनिट की वैल्यू 7,500 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी 3 2 जा 3 5 जा एंड इसके पीछे एक जीरो, 2500 रुपीज मिल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 2500 रुपीज मिल गई। 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपको 2500 रुपीज मिल गई, एक सेकंड, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2500 रुपीज मिल गई तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड सॉरी ए इन गिवन टू ईयर। तो ए इन गिवन टू ईयर का आपको डिफरेंस निकालना है। ए इन गिवन टू ईयर के इनकम का डिफरेंस कितना है, 2 साल में ए की इनकम का डिफरेंस 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू तो एक्चुअल में 7,500 रुपीज है, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी आपको। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7,500 रुपीज मिल जाएगी। ठीक है, 7,500 रुपीज। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। तो चलिए गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे क्या बोला है, द ब्रेथ एंड सॉरी द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो एक सर्कल कंसिडर करते हैं, सर्कल का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे आर होगा। जो एक रेक्टेंगल कंसिडर करते हैं, जो रेक्टेंगल है उसकी ब्रेथ है, उसकी ब्रेथ है वो आर के बराबर है, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है। ठीक है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल, उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या मिलता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है, आर है, इसका मतलब लेंथ इंटू आर करना पड़ेगा, यहाँ पे लेंथ इंटू आर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो एक वैल्यू मुझे मिल जाएगी, एक वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे आर की वैल्यू मिल जाएगी, जिसकी रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, तो रेडियस के लिए आर बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, जो उनके एरिया का रेशियो होगा सर्कल एंड रेक्टेंगल के। तो सर्कल का एरिया क्या मिलता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर एंड लेंथ सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब ब्रेथ कितनी आर है, तो ऊपर का एक आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, उनका रेशियो 33/16 है, 33/16 है। तो एक आर से एक आर कट हो जाएगा, एक आर से ये वाला नीचे का आर कट हो जाएगा, तो ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा, पाई की वैल्यू क्या आती है 22/7, तो 7 नीचे चला जाएगा, 22/7 इंटू क्या मिल जाएगा, ऊपर एक आर मिलेगा एंड नीचे एक एल मिलेगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 33 अपॉन क्या मिल जाएगा, 33/16 मिल जाएगा। 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 2 जा एंड 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 3 जा,
2/7 को इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो आर अपॉन एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2/7 इस डायरेक्शन में जाने के बाद क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3/16, 3/16 है एंड 2/7 इस डायरेक्शन में जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 7/2 मिल जाएगा, 7/2 तो आर अपॉन एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ऊपर अगर 21 है 7 इंटू 3 21 एंड नीचे क्या मिल जाएगा 32 मिल जाएगा, नीचे 32 21/32, 21/32 मतलब अगर रेडियस 21 है तो लेंथ कितनी मिल जाएगी, लेंथ यहाँ पे 32 मिल जाएगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो रेडियस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 21, रेडियस मतलब यहाँ पे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या मिल जाएगा 32 मिल जाएगा, यहाँ पे 32 मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, देन द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज व्हाट परसेंट ग्रेटर देन द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। इसका मतलब क्या होगा, जो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल है वो ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल से कितने परसेंट से क्या है, कितने परसेंट से ग्रेटर है। तो आपको कितने परसेंट से ग्रेटर दिख रहा है, 12 से सॉरी 11 से ग्रेटर दिख रहा है, कितने से ग्रेटर दिख रहा है 11 यूनिट से ग्रेटर दिख रहा है। ब्रेथ से 11 यूनिट से क्या है, लेंथ ग्रेटर है। इसका मतलब क्या होगा, अगर 11 यूनिट से ग्रेटर है किस पे 21 पे, ब्रेथ पे 11 यूनिट से इंक्रीज है, क्योंकि यहाँ पे देन के बाद क्या बोला था, देन के बाद ग्रेटर, ग्रेटर एक सेकंड, व्हाट परसेंट ग्रेटर देन द ब्रेथ, सॉरी यहाँ पे द नहीं चाहता, देन द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, देन के बाद की इंफॉर्मेशन डिनोमिनेटर में आती है, देन द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल मतलब ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन होता है कि डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू लिखनी है तो इस फार्मूला से आप ध्यान में रख सकते हैं। तो 11 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1100 अपॉन 21 वैल्यू मिल जाएगी, 21 से डिवाइड करूंगा तो 21 5 510 है, 5 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, 21 दूने बेचार 42। ठीक है, पॉइंट देना पड़ेगा, इसमें से 42 चला जाएगा तो 8 बचेगा, 0 लेना पड़ेगा, 21 3 63 63। ठीक है, 63 मतलब क्या मिलेगा 17 मिलेगा एंड इसके पीछे 0 देना पड़ेगा, 21 5 510, 21 27 21 7 47, 21 8 68 से। ठीक है, 52.38, इसे ही अप्रोक्सीमेटली मैं 52.4 लिख सकता हूँ, मतलब 40 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसे अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली इसे मैं अप्रोक्सीमेटली 52.4 लिख सकता हूँ। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए। ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट, 10% वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। ठीक है, आउट ऑफ विच 80 वोट डिक्लेयर इनवैलिड एंड द विनर गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। ठीक है, अब इनवैलिड वोट हो चुके हैं 20%, डिक्लेयर इनवैलिड, इनवैलिड कितने हो चुके हैं 80 वोट इनवैलिड हो चुके हैं, 10% ने तो वोट ही नहीं दिया है। तो अगर मैं कंसिडर करता हूं कि यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे 10% लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो 10% लोगों के वोट चले गए, तो कितने वोट बचेंगे, अब 90% लोगों ने वोट दिया है, 90% लोगों ने वोट दिया है, तो 90% लोगों ने वोट दिया है, तो 90% में से 80% के वोट तो इनवैलिड हो चुके हैं, सॉरी 80 लोगों के वोट तो इनवैलिड हो चुके हैं। तो टोटल वैलिड वोट कितने मिल जाएंगे मुझे, 90% माइनस 80 मिल जाएगा, 90% माइनस 80 मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगी मुझे, वैलिड वोट मिल जाएंगे। ये क्या मिल जाएगी, वैलिड वोट की नंबर मिल जाएगी, वैलिड वोट कितने मिल जाएंगे 90% माइनस 90% माइनस 80 वोट मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इतने लोगों ने वोट नहीं दिया, अगर 100% पॉपुलेशन है भाई, 100% में से 10% ने वोट नहीं दिया तो 90% ने दिया होगा, 90% में से भी 80 लोगों ने वो इनवैलिड रह गए, क्योंकि जो उन्होंने वोट किया है वो गलत तरीके से किया होगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक आई होगी, कुछ ना कुछ ब्लंडर आया होगा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चेक करते गए, आगे क्या दिया है इस क्वेश्चन में, आगे दिया है वैलिड वोट एंड द विनर गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट। इस वैलिड वोट का विनर को कितना परसेंट मिला होगा, विनर को 60% मिला होगा। अगर विनर को 60% मिलता है, अगर विनर को 60% मिलता है वैलिड वोट का, तो इसका 60% विनर को मिलता है, 60% विनर को मिलता है, तो लूजर को 40% मिलता होगा, लूजर को कितना मिलता होगा 40% मिलता होगा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, मतलब यहाँ पे विनर एंड यहाँ पे लूजर। ठीक है, विनर को 60% एंड लूजर को 40%। अब आगे क्या बोला है, टोटल वैलिड वोट एंड विन्स बाय 2000 वोट, विनर 2000 वोट से जीत जाता होगा, 2000 वोट से जीत जाता है,
बट यहाँ पे विनर कितने वोट से जीत रहा है, 20% वोट से जीत रहा है। तो 20% वोट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। 20% वोट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसका, इस वैलिड वोट का 20% से विनर विन होता है। वैलिड वोट के 20% से विन होता है, तो इसका 20% निकाल लेते हैं। तो 20% ऑफ 90% माइनस 80, ठीक है। तो 20% इंटू 90 क्या मिल जाएगा मुझे, 20% मतलब 1/5, 1/5 इंटू क्या करना पड़ेगा, 90%। 1/5 इंटू 90% मतलब 90% से को भी 1/5 से मल्टीप्लाई, माइनस 1/5 से इस 80 को भी मल्टीप्लाई, क्योंकि इनके बीच में प्लस माइनस का साइन है, तो इस सेपरेट हाउस से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाहर के नंबर से। तो 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 18% मिल जाएगा, क्योंकि 18 × 90, माइनस क्या मिल जाएगा, 5 से डिवाइड करूंगा तो 16 मिल जाएगा। तो 18% माइनस 16 मिल जाएगा, 18% माइनस 16 मिल जाएगा, जो कि 20% है। बट कितने वोट से इंक्रीज होता है, 2000 वोट से इंक्रीज होता है। तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2000 वोट, क्योंकि 20% से इंक्रीज हो रहा है। तो 20% तो हमने निकाल लिया, 20% क्या मिला मुझे, 20%, इसका 20%, वैलिड वोट का 20% क्या मिला, 18% माइनस 16, इसका 20% ये मिला। बट 20% से इंक्रीज होता है, बट यहाँ तो 2000 वोट से इंक्रीज होता है, तो इसकी वैल्यू ये मिल गई, ठीक है। तो 18% इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू मिल जाएगा 2016 मिल जाएगा, ठीक है। 2016 मिल जाएगा। तो परसेंट साइन की जगह पे या फिर 18 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 18 से डिवाइड करूंगा तो 1% की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1% की वैल्यू मिल जाएगी 18 × 1 = 18, 2 बचा, 1 बचा, फिर से 18 × 1 = 1, 3 बचा, 6 बचा, 18 2 = 112 मिल जाएगी। एक यूनिट, 1% की वैल्यू 112 है। अगर 1% की वैल्यू 112 है, तो आपको क्या निकालना है, 100% की वैल्यू। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स मतलब, टोटल नंबर ऑफ वोट्स मतलब यही कि उस गांव में कितने टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे, कितने टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे, मतलब 100% टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे। टोटल नंबर ऑफ वोट्स तो 100% हो गए ना, क्योंकि 10% ने लोगों ने नहीं दिया, इसका मतलब ऐसा है कि उनके वोट्स नहीं थे। बिल्कुल थे, उनके वोट्स तो थे, इसका मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 112 एंड इसके पीछे 20, तो आपको क्या मिल जाएगा, 11200 क्या मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स मिल जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। टू पाइप है कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर एंड 12 आवर, ठीक है। दो पाइप है, मतलब पाइप 1 कंसिडर करते, पाइप 2 कंसिडर करते, 8 आवर में एंड 12 आवर में फिल करते मतलब इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट ड्यू टू द लीकेज इन द टैंक, टैंक में क्या है, टैंक में लीकेज है, ठीक है। टैंक में क्या है, टैंक में आपकी लीकेज है, टैंक में लीकेज है, इसका मतलब एक सेकंड, इस टैंक में कुछ ना कुछ क्वांटिटी में यहाँ से लीकेज होगा, यहाँ से इस टैंक में कुछ ना कुछ क्वांटिटी में, इस टैंक में कुछ ना कुछ क्वांटिटी में क्या होगा, लीकेज होगा। मतलब यहाँ से पानी बाहर जा रहा होगा, ठीक है। इतने चीजें सभी को समझ में आ गए, किसी को कोई डाउट है, यहाँ से पानी बाहर फ्लो हो रहा होगा एंड इस टैंक में पाइप ए से, पाइप 1 से प्लस पाइप 2 से पानी फिल अप हो रहा है। पानी क्या हो रहा है, इस टैंक में फिल अप हो रहा है एंड यहाँ से क्या हो रहा है, टैंक से पानी बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, टोटल वर्क, टोटल वर्क मतलब इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, जो कि 24 है। तो अगर मैं वर्क को टाइम पीरियड से डिवाइड करूंगा तो मुझे एफिशिएंसी का रेशियो पता चल जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी, इनकी एफिशिएंसी टोटल वर्क को पाइप 1 के टाइम पीरियड से डिवाइड करूंगा तो 3 यूनिट पाइप 1 की एफिशिएंसी मिल गई एंड 2 यूनिट, 24 को 12 से डिवाइड करूंगा तो 2 यूनिट पाइप 2 की एफिशिएंसी मिल गई, ठीक है। ये दोनों फिल कर रहे हैं टैंक को, बोथ आर ओपन टुगेदर, दोनों फिल कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों की एफिशिएंसी की एडिशन होगी। दोनों फिल कर रहे हैं तो 5 यूनिट फिल करते होंगे, 5 यूनिट फिल कर रहे हैं, बट ड्यू टू द लीकेज इट टेक्स 24 आवर टू फिल द टैंक, ठीक है। 5 सॉरी, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 24 आवर लगते हैं इनको फिल करने के लिए, 24 आवर लगते हैं, तो दोनों 5 यूनिट, एक आवर में 5 यूनिट, तो 24 आवर में कितने यूनिट फिलअप करते होंगे,
कितने यूनिट फिलअप करते होगे भाई? 120 यूनिट फिलअप करते होगे। कितने यूनिट? 120 यूनिट फिलअप करते होगे। बट 120 यूनिट फिलअप कर रहे हैं, बट टैंक की तो कैपेसिटी 24 यूनिट है। बट यहाँ पे तो लीकेज भी तो है। लीकेज है, इसका मतलब कितना लीक हो रहा है? कितना लीक हो रहा है? 1 सेकंड। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कितना लीक हो रहा है। एक्स क्वांटिटी लीक हो रहा है, ठीक है। एक्स क्वांटिटी पर आवर में लीक हो रहा है। एक्स क्वांटिटी पर आवर में लीक हो रहा है। एंड कितने टाइम तक लीक हो रहा है? 24 आवर तक लीक हो रहा है, ठीक है। तो मुझे एक्चुअल में टैंक फिल होने के लिए 24 आवर लगते हैं, तो इज इक्वल टू 24 मिल जाएगा। तो 120 माइनस 24x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 24 मिल जाएगा, क्योंकि टैंक की जो कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी तक फिल होगा ना। यहां से बाहर जा रहा है, यहां से फिलअप हो रहा है, यहां से बाहर जा रहा है। तो मुझे एक्चुअल में एंड में अंदर आना एंड बाहर जाना, एक्चुअल में मुझे एंड में 24 यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? एक सेकंड। 24 को इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 24 यूनिट को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 120 यूनिट माइनस 24 यूनिट एंड 24x को इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो प्लस 24x। तो मुझे क्या मिल जाएगा? 96 मिल जाएगा। 96 यूनिट इज इक्वल टू 24x। 24 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 24 त्रिक 72, 24 चौक 96। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू 4 यूनिट मिल जाएगी। एंड x मैंने क्या लिया था? यहाँ पे क्या था? एफिशिएंसी इनटू टाइम था। यहाँ पे भी एफिशिएंसी इनटू टाइम 24 आवर के लिए, तो टोटल वर्क मिल जाता मुझे। तो x की क्या वैल्यू थी? एफिशिएंसी थी। इसका मतलब टैंक खाली होने की एफिशिएंसी कितनी है? खाली होने की एफिशिएंसी 4 यूनिट है। खाली होने की एफिशिएंसी कितनी है? 4 यूनिट है। एंड फिलअप होने की एफिशिएंसी कितनी है? 3 प्लस 2 मतलब क्या मिलता है? 5 यूनिट मिलता है। फिलअप होने की एफिशिएंसी 5 यूनिट है, ठीक है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या मिल रहा है? 5 यूनिट डाल रहा हूँ, 4 यूनिट निकल जा रहे हैं, तो ओवरऑल फिलअप होने की एफिशिएंसी कितनी मिल रही है? ओवरऑल फिलअप होने की एफिशिएंसी 1 मिल रही है। ओवरऑल फिलअप होने की एफिशिएंसी, ओवरऑल फिलअप होने की एफिशिएंसी 1 यूनिट मिल रही है। तो 24, तो 24 आवर तक काम चलता है। 24 आवर तक काम चलता है, तो एक आवर में 1 यूनिट, तो 24 आवर में 24 यूनिट। तो 24 यूनिट क्या है? टैंक की कैपेसिटी है। तो कितना टाइम लगेगा? 24 आवर लगेगा, क्योंकि ओवरऑल 1 आवर में 1 यूनिट फिल होता है। तो 24 यूनिट फिलअप करने के लिए 24 आवर लगेगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया होगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आपको क्या बोला गया यहाँ पे? आपको बोला है हाउ लॉन्ग द लीकेज टेक टू एम्प्टी द टैंक। अब लीकेज टैंक एम्प्टी करने के लिए कितना टाइम लेगा? टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 24 है। लीकेज की कैपेसिटी कितनी है? 4 यूनिट है। तो कितने आवर लगेंगे? 6 आवर लगेंगे, ठीक है। 6 आवर लगेंगे टैंक को खाली करने के लिए, क्योंकि 1 आवर में 4 यूनिट खाली करता है, तो 6 आवर में 24 यूनिट खाली कर देगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। तो चलिए गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 200% मोर देन द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड, ठीक है। तो अगर सर्कुलर फील्ड का रेडियस मैं 1 कंसिडर करता हूं, तो इस रेडियस से लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल क्या बोला था? लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होगा? 2 यूनिट होगा। मतलब 1 का 200%, 200% मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट डबल करना पड़ेगा। तो लेंथ का 200% 2 आता है, 1 का 200% 2 आता है, ठीक है। हैविंग अ सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस की वैल्यू क्या आती है? 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू क्या आती है? 22/7। आर की वैल्यू क्या आती है? 1 यूनिट, ठीक है। आर की वैल्यू 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 264। 264 सर्कमफरेंस मीटर में मिल जाता है, ठीक है। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 132। अगर मैं 22 से डिवाइड करूंगा तो 22 5 दाव 10 है, 22 से 32 से 6 मिल जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 7 को इस डायरेक्शन में लेके जाओगे तो 7 डिनोमिनेटर में, इस डायरेक्शन में न्यूमरेटर में चला जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई? 42 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 42 मीटर है, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल r इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? r इज इक्वल टू 42 मीटर। r 42 है तो लेंथ क्या है? 2 यूनिट है। 2 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2 यूनिट की वैल्यू लेंथ कितनी मिल जाएगी? 84 मीटर मिल जाएगी, ठीक है। मतलब रेडियस ऑफ अ सर्कल के डबल, 200%, ठीक है। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे? इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2016, एरिया कितना है? लेंथ कितनी है? 84 है। ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ को भी कंसिडर करता हूँ। एंड एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एरिया 2016 स्क्वायर मीटर, क्या मिल जाएगा? स्क्वायर
मीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो 84 से डिवाइड करूंगा या फिर 21 चौक 84, यहाँ पे 4 मिल जाएगा। 21 पाचा पाचा जसे 21 कसा विसाचे 21 सत्तेचाळीस 21 68 असे 21 68 असे 21 90 89 असे 9 जा मिल जाएगा। ठीक है, 22 एंड 3 21 90 89 से एक सेकंड 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है। 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 एंड 1 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो 5 एंड 04 मिल जाएगा। 21 से डिवाइड करूंगा तो बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? बी की वैल्यू 21 दूने बेचार एंड 21 चौक 84 24 मिल जाएगा। स्क्वायर सॉरी 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 यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 84 मीटर है, तो मीटर से दोनों साइड से मीटर कट हो जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा? सॉरी मीटर से एक सेकंड यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मीटर है एंड यहाँ पे मीटर है, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर मतलब स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर मतलब यहाँ पे स्क्वायर मीटर कट हो जाने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? ब्रेथ की वैल्यू क्या मिल जाएगी? ब्रेथ की वैल्यू मिल जाएगी ओनली मीटर में। ठीक है, ओनली क्या मिल जाएगी? ओनली मीटर में वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा गाइज। तो बी की वैल्यू क्या मिल गई? तो आपको क्या बोला है? फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड is what percent more than the breadth of a rectangle। तो रेडियस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल से कितना बड़ा है? 18 से बड़ा है। कितने से बड़ा है? 18 से बड़ा है। कितने पे? 24 पे, क्योंकि देन के बाद कौन था? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देन के बाद कौन था? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो देन के बाद की इंफॉर्मेशन डिनोमिनेटर में, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल डिनोमिनेटर में। कितने से बड़ा था? 18 से बड़ा था। रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज व्हाट परसेंट मोर? व्हाट परसेंट मोर मतलब कितने परसेंट से मोर है? तो 18 मोर है 24 पे, तो 100 पे कितने का? तो 100 पे कितने का? तो परसेंट का पता चल जाएगा। अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 3 जा, या फिर हाँ 6 3 जा एंड यहाँ पे 6 4 जा, तो 3/4 मतलब 75%। 3/4 मतलब 75%। 4 से 100 को डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा। 25 इंटू 3 क्या मिलता है? 75% मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइज। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। विधि हैड 2500 विथ हर 2500 रुपीज है उसके पास। शी इन्वेस्टेड एक्स एट 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। 20% पर एनम, 20% की फ्रैक्शन क्या आती है? 1/5। 20% की फ्रैक्शन आती है 1/5। तो अगर उसने 5 इन्वेस्ट किया होगा तो 5 पे उसको 6 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 5 का 20% क्या आता है? 5 का 20% 1 यूनिट आता है, तो 20% का इंटरेस्ट मिलेगा मतलब 1 यूनिट का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो उसको वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 यूनिट मिल जाएगी। तो उसने 2500 में से 2500 में से एक्स एक्स जो है, एक्स अमाउंट जो है वो 20% सिंपल इंटरेस्ट के लिए 6 साल के लिए लगा दिया है। 1 यूनिट की वैल्यू सॉरी 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलता है? 1 यूनिट। तो 6 साल में कितना मिलता होगा? 1 इंटू 6। तो 6 यूनिट 6 साल में, 6 यूनिट 6 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है। इसका मतलब 6 यूनिट 6 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी गाइस? एक सेकंड। तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 6 यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है? अब आगे क्या बोला था गाइस? यहाँ पे आगे बोला था एंड द रिमेनिंग सम 2500 में से एक्स उसने 20% सिंपल इंटरेस्ट से 6 साल के लिए लगा दिए। अब आगे बोला है 2500 में से जो रिमेनिंग सम बचेगी, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो 50% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट से लगाता है 2 सालों के लिए। ठीक है, अब 50% की वैल्यू क्या आती है? 50% मतलब 1/2। 50% मतलब 1/2, तो उसने अगर 2 लगाए होंगे तो 2 पे 1 यूनिट ज्यादा मतलब 1 साल में उसको 3 यूनिट मिले होंगे। एंड सेकेंड साल में 2 साल में अगर आपको निकालना होगा तो यहाँ पे 6 साल में मैंने कैसे निकाला था? सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना गाइज, 1 साल में 1 यूनिट का इंक्रीज, तो 6 साल में डायरेक्ट डायरेक्ट जो इंटरेस्ट सेम ही होता है एवरी ईयर, तो 6 साल में 1 इंटू 6 मतलब 6 यूनिट इंटरेस्ट मिलेगा। बट यहाँ पे ऐसे नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है एवरी ईयर। तो यहाँ पे आपको कैसे निकाल सकते हैं? तो ये चीज आप कैसे निकाल सकते हैं? फर्स्ट ईयर में 2 से 3 वैल्यू हो गई, तो सेकेंड ईयर में भी 2 से 3 वैल्यू हो गई, तो आपको सक्सेसिव मेथड लगाना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपको 4 से 9 वैल्यू मिलेगी। मतलब अगर आपने 4 यूनिट इन्वेस्ट किया है तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2 साल बाद इंटरेस्ट आपको 5 यूनिट मिलेगा। इंटरेस्ट कितना मिलेगा?
इंटरेस्ट आपको 5 यूनिट मिलेगा 2 साल बाद। यहाँ पे इंटरेस्ट 6 यूनिट मिल रहा है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है? अब आगे क्या बोला है? इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हर इज 3050। तो टोटल इंटरेस्ट उसने कितना रिसीव किया? 3050 का इंटरेस्ट रिसीव किया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो उसको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो भाई यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन, तो यहाँ पे हमें ये एलिगेशन मेथड से करना चाहिए था गाइस, क्योंकि ऐसे तो आप बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि 6 यूनिट एंड 5 यूनिट में रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। क्योंकि टोटल इंटरेस्ट 6 यूनिट प्लस 5 यूनिट मतलब 11 यूनिट की वैल्यू आप इस 11 यूनिट की वैल्यू आप इस 3050 के साथ इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश ही नहीं है। रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं है तो आप बिल्कुल इक्वेट नहीं कर सकते। तो मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट के लिए, मतलब इनके जो इनका जो प्रिंसिपल होगा एंड इसका जो प्रिंसिपल होगा, उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ रिलेशन दिया होगा, तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते थे। बट यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ भी वैल्यू नहीं दी है, तो इसे आपको एलिगेशन मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। एलिगेशन मेथड क्या बोलती है गाइस? एलिगेशन मेथड बोलती है कि 20% का इंक्रीज है ना, 20% का इंक्रीज है एक साल में, एक साल में 20% का इंक्रीज है, तो 6 साल में कितने का इंटरेस्ट मिलेगा? 6 साल में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 6 साल में आपको 120% का इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 120% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम एलिगेशन लगाने वाले हैं। किस पे लगाने वाले? आपको सभी चीजें बता देता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाऊंगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे निकालते हैं कि इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। इंटरेस्ट अपॉन क्या मिलता है? इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल मिलता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाऊंगा तो ऑलवेज एलिगेशन में ऑलवेज डिनोमिनेटर की वैल्यू आपको मिलती है रेशियो के फॉर्म में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे प्रिंसिपल का रेशियो मिल जाएगा। प्रिंसिपल का रेशियो मिल जाएगा तो एक साल में 20% का इंटरेस्ट, तो 6 साल में कितने का इंटरेस्ट मिल गया? 6 साल में आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, 6 साल में इंटरेस्ट मिल जाएगा। एक साल में 20 का, तो 6 इंटू 20 मतलब 120% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। एंड गाइस कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल में कितना है? 50 है। एक साल में 50 है, तो 2 साल में कितना मिल जाएगा? एक साल में 50 है, तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। कैसे निकाल सकते हैं हम? एक सेकंड, यहाँ पे तो 5 यूनिट है ना, तो 2 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं आप? 2 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला है? 5 यूनिट मिला है। 5 यूनिट मिला है कितने पे? 4 पे। तो 100 पे कितने का? तो 100 पे कितने का? तो 4 से डिवाइड करूंगा तो मैं मुझे क्या मिल जाएगा? 425 मिल जाएगा, ठीक है। एंड 25 इंटू 5 क्या मिलता है? 25 इंटू 5 125 मिलता है। तो 2 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? यहाँ पे 2 साल में 125 मिल जाएगा, 125% मिल जाएगा। अब मैं कंसिडर करता हूँ, एलिगेशन लगाता हूँ कि अगर मैंने टोटल 2500 रुपीज है, टोटल 2500 रुपीज है, उस पे अगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट से ही लगाया है, उस पे अगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट से ही पैसे लगाए हैं, सिंपल इंटरेस्ट से पैसे लगाए हैं, तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी? 2500 पे अगर मैंने टोटल मनी सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया होगा तो मुझे क्या मिल जाएगी वैल्यू? मुझे क्या मिल जाएगी वैल्यू? एक सेकंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल जाएगा? 2500 का 120%, 120% मतलब 2500 का 120% निकालना है, तो 120% की वैल्यू क्या आती है? 20% की वैल्यू 1/5, तो 120% की वैल्यू क्या आती है? 6/5। इसे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 500, 500 इंटू 6, 500 इंटू 6 मतलब 3000 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? 6 साल में 3000 मिल जाएगा। 120% के हिसाब से 6 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 3000 मिल गया। अब अगर मैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट से लगाऊंगा, अगर मैं वो वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट से लगाऊंगा गाइस, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर मैं वो वैल्यू लगाऊंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा 2500 पे, एक सेकंड, 2500 पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? 2500 पे वैल्यू मिल जाएगी 125%। कंपाउंड इंटरेस्ट तो 125% है, 125% मतलब 25% मतलब 1/4, 125% मतलब 5/4। मुझे क्या मिल जाएगा?
5/4 मिल जाएगा। 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 6 2 एंड 5 625 625 इंटू 5 5 सक 30 3000 एंड 25 इंटू 5 क्या मिलता है 125 मिलता है। ठीक है, तो 3125 काफी हाई लेवल का क्वेश्चन था गाइज, काफी ज्यादा एलिगेशन यहाँ पे हाई लेवल का क्वेश्चन था, तो एकदम डिटेल में समझ के करना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, तो कैसे निकाल सकते हैं ये भी मैं फर्स्ट टाइम ही सोच रहा हूँ। ठीक है, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी कोई कोई चीजें में टाइम लगता है, बट हम ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या बोला है गाइज यहाँ पे, आपको बोला है उनके टोटल इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ है 3050 हुआ है। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट से लगाता, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट से लगाता तो 3000 मिलता, कंपाउंड इंटरेस्ट से लगाता तो 3125 मिलता। तो अगर मैं यहाँ पे उन दोनों की वैल्यू लगाता तो मुझे क्या मिलता 3050 मिलता। ठीक है, तो एलिगेशन में इसकी वैल्यू बीच में लिखनी है, तो बड़े में से छोटा घटाना है। ठीक है, बड़े में से छोटा घटाना है, तो 3125 में से 3125 में से मैं 3000 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 3050 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 75 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा इस डायरेक्शन में 75, क्योंकि इसमें से अगर ये घटा होगा तो ये वैल्यू मुझे इस डायरेक्शन में लिखनी पड़ेगी। मुझे क्या मिल जाएगा 75 मिल जाएगा गाइज। एंड अगर मैं 3050 में से 3000 घटा होगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 50 मिल जाएगा। इन दोनों का जो भी रेशियो मिलेगा, इन दोनों का जो भी रेशियो मिलेगा 3:2 का, वो रेशियो किसका होगा, जो भी हमें एक्चुअल में रेशियो मिलता है वो रेशियो मिलता है डिनोमिनेटर में, मतलब प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा 3:2 के रेशियो में होगा। मतलब टोटल प्रिंसिपल कितना होगा 5 यूनिट होगा। बट टोटल प्रिंसिपल तो यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट किया था 2500 किया था, तो 5 यूनिट की वैल्यू 2500, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई, 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5 एंड इसके पीछे 20, 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपीज, 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपीज। तो आपको क्या निकालना है एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू मतलब सिंपल इंटरेस्ट में कितना इन्वेस्टमेंट किया था, सिंपल इंटरेस्ट में 3 यूनिट इन्वेस्टमेंट किया था, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू 1500 मिल जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1500 रुपीज मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन 101% सॉल्व हो चुका है। तो प्लीज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। आप सभी को आरआरबी क्लर्क के एग्जाम के लिए, आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मचा के आना है, एकदम पैनिक नहीं होना है, शांति से एक एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करना है। 10-12 क्वेश्चन अरिथमेटिक के ऊपर आ ही गए, 15 क्वेश्चन तक, तो प्लीज शांति से सॉल्व कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस टिल देन, टेक केयर एंड लव यू गाइज।